नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में जो खास मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका नाम है मिस्टर पीयूष कौशिक। 20 वर्षीय पीयूष कौशिक का जन्म 16 जुलाई 2004 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा के बदौलत मिस्टर पीयूष एक सरल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे थे, लेकिन 5 साल की उम्र में उनके जीवन का एक सबसे बुरा दिन या अशुभ दिन आता है, किसी और की लापरवाही की वजह से। और वो अभागा पल मिस्टर पीयूष की जिंदगी से उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए
ले जाती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाउ इट फील्स टू बी अ ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से मिस्टर पीयूष के मन में भी कई बार नकारात्मक विचार आए, लेकिन मिस्टर पीयूष ने दुनिया को ये बता दिया कि एक मीनिंगफुल या सफल जीवन के लिए विजन ऑफ आइज नहीं बल्कि विजन ऑफ लाइफ ज़्यादा जरूरी है। और आज अपने मजबूत इरादों से मिस्टर पीयूष आज समाज के लिए एक बहुत ही बड़े रोल मॉडल बन गए हैं। वर्तमान में मिस्टर पीयूष अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। अंग्रेजी की विशेषज्ञता के साथ पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मिस्टर पीयूष के नाम कई अचीवमेंट्स हैं। यहाँ तक कि मिस्टर पीयूष ने नेशनल लेवल पर अपने नाम ब्रॉन्ज, सिल्वर तथा गोल्ड मेडल किए हैं। More importantly, Mr. Piyush is a fine human being. His multi-talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great brain and great resilient Mr. Piyush. तो चलिए हम ऑनलाइन माध्यम के जरिए आज पीयूष जी से बात करते हैं। नमस्कार पीयूष जी। Hello everyone, my name is Piyush. I am currently now 20 years old and doing my second year in MIT University, Manesar. Thank you, Piyush ji. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Mr. Piyush, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया and I'm also very happy to give my life story to everyone here. Although it's not very much, but I would like to express all my views on life and anything else that you would like to ask me. Thank you, Mr. Piyush. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने अभी तक के जीवन सफर के कुछ अच्छी यादें, कम से कम 2-3 अच्छी यादें और 2-3 अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स हमारे साथ साझा करें, जिससे समाज में एक संदेश भी जाए। जी, ओवर टू यू मिस्टर पीयूष। ओके, सो सबसे पहले मेरे यहाँ पे जीवन की शुरुआत यहाँ 5 years old से ही करते हैं। पहले तो हम आप सभी की तरह थे, नॉर्मल स्टूडेंट थे। सो जब मैं 5 years का था तो मेरे को फीवर हुआ था और उसमें मेरे डॉक्टर ने मेरे को रॉन्ग मेडिसिन दे दी, तो वो रिएक्शन कर गई। तो हम वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे डॉक्टर बोलने लग गए कि भाई मेरे को काली माता आई है, काली माता आई है। उन्हें पता ही नहीं, सब बोल के आ रहे हैं, बस बोल रहे हैं काली माता है, काली माता है। तो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं वही काली माता है कैसे, ठीक कैसे करें। इसी टाइम में मेरी जो आंखें हैं रोशनी धीरे धीरे गई थी, एकदम से नहीं गई, धीरे धीरे गई थी पहले। फिर जब मैं थोड़ा सा बचा था रोशनी, तो फिर एक दिन से मेरे को बस आंख में दर्द हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और अगले दिन से फिर वो खुली नहीं थी। तो यहाँ पे मेरा फिर ये हम यहाँ पे फिर दिल्ली में गए। वहाँ पे जाके मेरा इलाज हुआ तो पता चला कि मेरे को एक बीमारी हुई है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के नाम से। वो मिलियंस में एक होती है, एडल्ट्स को होती है, तो फिर ज़्यादा कोई इसके बारे में पता नहीं था उस टाइम भी। और उस टाइम मेरा ये हुआ था कि जो पूरा बॉडी है वो पूरा बंट हो गई थी। मेरी टंग वंग सब कुछ, मैं जो खाना भी खाता था वो भी पीस, खिचड़ी दूध देते थे पीस के, पूरा पानी पानी करके मेरे नाक से जाता था पाइप से। वो अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया कैसे होता था। तो वहाँ पे मैंने अपना 3 months गुजारे। फिर वहाँ से मैं थोड़ा ठीक होने लग गया था। हमारे पड़ोसी में एक ने, हमारी आंटी ने बोला कि भाई इसको काली बर्फी के दूध से नहलाओ, वेद करो ब्लैक शीप के मिल्क से। अब साइंटिफिक तो सब कुछ कर लिया, अब कहा भाई चलो भाई हम ये रिचुअल्स भी कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो उससे मैं ठीक होने लगा, धीरे धीरे मेरी बॉडी स्किन वापस आने लग गई। तो यहाँ पे मेरा पहला जो सफर था वो खत्म हुआ था, जो मेरी पहली मुश्किल थी, फर्स्ट डिफिकल्टी।
मेरे यहाँ पे। हम्म उसके बाद जो मेरी डिफिकल्टीज थी, सबसे पहली तो थी एजुकेशन। उस टाइम क्या हम्म था, एजुकेशन में बहुत ब्लाइंड्स के लिए या फिर कोई भी डिसेबल के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे को कई सारे स्कूल ने लिया ही नहीं। तो हम्म वहाँ पे हम रोहतक में ही एक और ब्लाइंड सर थे हमारे, साइकोलॉजी के। उनसे पूछा था हमने कि हमें क्या करना चाहिए सर, प्रोफेसर थे वो कॉलेज में। हम्म तो उन्होंने हमें बताया गुड़गांव जाओ, वहाँ बहरामपुर नाम का विलेज है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एआईसीबी। एआईसीबी करके ब्रांड्स के लिए स्पेशल स्कूल है। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस मिला, तो पता चला जो ये स्कूल था, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, पूरे हर हम्म स्टेट से आते हैं। तो किसी भी स्टेट के आओ, जाओ पूछ लो, हाँ भाई है यहाँ पे बैंड बच्चे, हम्म 8 क्लास तक। हम्म तो यहाँ पे हमने यहाँ 7 इयर्स तक पढ़े, हमें यहाँ पे पढ़े यहाँ 7 इयर्स। यहाँ पे हम्म जो भी मेरी ग्रोथ हुई है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। सबसे अच्छी फाउंडेशन मेरे को यहीं पे मिली थी, ताकि मैं आगे की जिंदगी जी सकूं आराम से। टीचर्स हम्म टीचर्स स्ट्रिक्ट थे, बट वो भी हमें कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स सिखाते थे। हम यहाँ पे चेस सिखाया, क्रिकेट सिखाया, ब्लाइंड स्पेशल के लिए यहाँ जूडो भी कराया था यहीं पर। हम्म इसी में जैसे आपको सर ने यहाँ बताया कि मेरे सिल्वर गोल्ड मेडल ये सब मिले हैं मुझे, तो जूडो में ही मिले थे नेशनल लेवल पे। यही हम्म सब मेरी जूडो की शुरुआत भी हुई थी। यहाँ पे अलग अलग चीजें सिखाई, चेस, क्रिकेट, एक्सेट्रा। कुछ बच्चे जिनको थोड़ा बहुत पार्शली दिखता था, वो डांस भी सीखे। और यहाँ 4 जनवरी को, एवरी ईयर 4 जनवरी को हमारा एक फंक्शन होता है रोहिणी में, सेक्टर 5 रोहिणी। वहाँ पे मेन ऑफिस है एआईसीबी का। तो हर 4 जनवरी को हमें वहाँ ले जाया करते थे, और हमें अलग अलग गेम्स में हम पार्टिसिपेट करते थे, ताकि जो भी नॉर्मल पीपल हैं वो आते थे और चेक करते थे वो हम ब्लाइंड्स कैसे कैसे करते हैं सब कुछ काम, गेम्स कैसे खेलते हैं, लिखते पढ़ते कैसे हैं। ऐसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं। अगर किसी को जाने का मन करे, या फिर कोई भी डिसेबल्ड पर्सन हो यहाँ पे, ब्लाइंड, डेफ, लेम, कुछ भी हो, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ जाके एक बार देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी। मेरे को तो जो भी हेल्प मिली है ज्यादा टाइम, मैं यहीं से लिया हूँ सारी हेल्प, अपने ब्लाइंड स्कूल से निकलने के बाद। तो हम्म 7 क्लास पास। पीयूष जी यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। क्या आपको एक्सपेक्टेड हेल्प जो चाहिए थी मतलब वो मिलते थे? एक्सपेक्टेड हेल्प। हाँ मतलब जो जिस तरह की हेल्प की उम्मीद आप करते होंगे उस तरह की मदद आपको मिलती थी? जो मेरे एआईसीबी स्कूल और रोहिणी में है, यहाँ पे यस मेरे को सारी हेल्प मिलती है। मैं जो भी सीखना था यहाँ पे तुम्हें सिखाएंगे। कंप्यूटर मेरे को सीखना था, सिखा हम्म दिया कि मैं अपने, अब देखो यहाँ पे जो भी एग्जाम देता हूँ यूनिवर्सिटी तक आ गया, सारे मैंने लैपटॉप से दिए। ब्लाइंड स्कूल से निकल के जब से मैं नॉर्मल स्कूल में आया हूँ, ये हम्म मैंने सब कुछ यहीं से सीखा था, एआईसीबी से। हम्म। तो ये अच्छा और ये बताइए पीयूष जी कि जब आप ये प्रशिक्षण लेते होंगे हम्म, अ, ये जूडो का जैसा कि आपने कहा कि जूडो में आपको ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल ये सब मिले एंड हम्म, यू अंडरवेंट लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग तो उस या ट्रेनिंग के दरमियान प्रशिक्षण के दरमियान आपको कई बार चोटें भी आई होंगी कुछ ऐसा मतलब? हाँ, चोटें तो लगती रहती हैं इन सब में, ऐसा कुछ हाँ, नहीं, चोटें पक्की लगी थी। अच्छा। पर पर हमें इतना भी नहीं कराते थे कि पूरा सभी का किसी का सिर फट जाए, ऐसा नहीं कराते थे, या हाथ अच्छा टूट जाए, अच्छा। ऐसे नहीं। हाँ पूरा हाँ हाँ। एक मैट था, मैट पे सब कुछ करवाते थे। अच्छा रनिंग, अच्छा। जंपिंग, या फिर कोई भी टेक्निक ट्रेन कराते थे, तो फिर पूरा हम्म मैट का पूरा ग्राउंड बना देते थे, ताकि कोई भी अगर गिरे हम्म। नहीं तो नहीं फिर। आप अपनी बात को जारी रखिए मैं बीच में कुछ वही पूछना चाह रहा था। प्लीज कंटिन्यू। यस। ठीक है, मैं यहीं पे आपका आंसर दे रहा हूँ जूडो वाला, कि जी। जो भी मैट का पूरा बिछा देते थे, पूरे 20-30 मैट्स, ताकि कोई भी हो, जब भी वो ट्रेनिंग करें टेक्निक्स की, तो उनके ज्यादा जोर से ना लग जाए। और हमें हम्म टेक्निक सिखाते थे कि अगर तुम्हें नीचे तुम्हें थ्रो कर दिया, तो कैसे अपना बचाओ उससे।
ये सिर पे जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर सिर पे लग गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। राइट तो राइट। सबसे पहली चीज यही सिखाई थी कि सिर कैसे बचाना है। हम्म बाकी सब तो टूट जाए, ठीक हो जाएगा। हम्म। हाँ तो ठीक है, आगे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि मेरे को सभी सारी जो भी मेरे को हेल्प चाहिए थी यहाँ पे मिली थी रोहिणी में। हम्म उसके बाद मैंने ब्लाइंड स्कूल 7 क्लास करके छोड़ दिया था। हम्म मेरे को ऐसे तो पसंद भी नहीं था, ऐसे हॉस्टल मेरे को पसंद नहीं था। और दूसरा ये था कि 9th क्लास में सारी जगह पे अपना क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं पहले ही। मैं यहाँ पे टेस्ट खत्म होने से पहले तो दिक्कत हो जाता है बच्चों को हर बार अपना नया स्कूल ढूंढने में। तो मैंने 7th क्लास करके छोड़ दिया था। तो हम्म। 8 9 10 के लिए मैंने पहले दिल्ली में कोशिश किया। तो कुछ कैसे नॉर्मल स्कूल से उन्होंने लिया ही नहीं, कहा कि ना भाई हमसे यहाँ पे सारे ब्लाइंड नॉर्मल हैं, हम स्पेशल एक ब्लाइंड के लिए हम जगह नहीं कर सकते। ओह। तो फिर वहां से हमें वापस रोहतक ही जाना पड़ा। वहाँ पे हमने केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया, एडमिशन किया। हम्म वहाँ पे हमें जितनी वो कर सकते थे उतनी हमें स्पेशल दिया, हम स्पेशलिटी हमें दी कि तुम्हें लैपटॉप में करना है कर लो। बस पहली बार एक बार स्पेशल गाइडलाइंस जो होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो एक हम्म बार दिखवा दी थी, प्रिंसिपल पे साइन करवा दिए थे, तो फिर वो हो गया था। हम्म वहाँ पे हमने कई सारे क्विजेज में पार्टिसिपेट किया, कुछ रनिंग सब में किया पर ज़्यादा नहीं किया। वहाँ पे ज्यादा सभी नॉर्मल थे, मैं अकेला ब्लाइंड था, तो टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। हम्म तो यहाँ पे मैंने एक और पार्टिसिपेशन किया था। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट था पूरे केंद्रीय विद्यालय का, पूरे नेशनल लेवल पे। तो इसमें मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। हम्म तो इसमें ये बताया गया था कि सब जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं हर स्टेट से एक 1 और 2 केंद्रीय विद्यालय को ले लिया। उसमें से एक एक दो स्टूडेंट्स ले लिए, उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे तुम्हें केंद्रीय विद्यालय में क्या दिक्कत हो रही है, हमें हम्म बता ताकि हम उसे ठीक करें। तो मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था अपने एजुकेशन के लिए। हम मैंने यहाँ पे पहले नॉर्मल का तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है तो कैसे लोगों को ज़्यादा पसंद होगा, तो मैंने अपने स्पेशल डिसेबल्ड लोगों के लिए बोला था कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें केंद्रीय विद्यालय में मुझे क्या दिक्कत पड़ी या फिर क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो हुआ था नेशनल लेवल पे। हम्म फिर 11th 12th के लिए हम आर्ट्स करने के लिए गए, यहाँ दिल्ली में आए थे। हम्म ऐसे तो मुझे पहले 9 10 तक मेरे को मैथ ज़्यादा पसंद था, लेकिन आगे जाके पूरा डायग्राम हो जाता है तो उस पर आगे मैं नहीं कर पाया था। तो हमने आर्ट्स लिया। हम्म तो दिल्ली में आए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय तो ठीक था, लेकिन जब भी हम एग्जाम देते थे ना, जो भी हम्म एग्जाम देते थे उसमें सबसे ज्यादा उसमें बहुत दिक्कत होती थी। टीचर्स हर बार मांगते थे भाई तुम स्पेशल गाइडलाइन करो, तुम्हारा ये स्पेशल गाइडलाइन जब तक तुम्हारा पूरा लिख के नहीं दिखाओगे, साइन नहीं है, ये सब कराओ। वहाँ पहले रोहतक में तो एक बार में हो गया था, यहाँ पे मेरे को बार बार करवाना पड़ता था हर टेस्ट के लिए। या फिर किसी भी नए फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो गाइडलाइंस निकालो बोलने लग गए थे। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहले दिक्कत शुरू हुई यहाँ पे। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई ये तो गुड़गांव में तो सब ब्लाइंड थे तो ठीक था, रोहतक में सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। तो यहाँ पे भी मैंने चल दिया किसी तरह। लेकिन दिल्ली में आके मेरे को समझ में आया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं लेजी नहीं कर सकता कि एक बार कर दिया भाई हमारा सब हो जाएगा। अपना शुरू करो इंडिपेंडेंट होना। तो फिर जब मैं 11th 12th में था तब मैंने कंप्यूटर सही में सीखना शुरू किया। पहले तो मैंने बस ऐसे किया कि माइक्रोसॉफ्ट सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, पावर पॉइंट सीख लिया, काफी हो गया, प्रेजेंटेशन देना है, दे दोगे, एक्सेल में कुछ करना है कर लेंगे। तो यहाँ पे आके फिर मैंने इंटरनेट स्टार्ट किया था समझना कि भाई लैपटॉप कंप्यूटर फोन पे इंटरनेट कैसे चलाओ ताकि मैं अपना खुद काम कर सकूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी में टच हुआ था यहाँ पे आके ही दिल्ली में। और फिर मेरी सेकंड डिफिकल्टी आई थी जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था। तो बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ कि जो जिस सेंटर था हमारा स्कूल वहाँ पे मैं अकेला ब्लाइंड था। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो पेपर शीट था वो दूसरे साइड से पेपर में डाल के जमा कर दिया। तो क्या हुआ, मेरे 3 सब्जेक्ट में मेरे 80 90 94 ये सब मार्क्स आ रहे हैं,
बाकी 3 इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री में मेरे 0 दे दिए। ओ माय गॉड। तो मैंने कहा यार सर, मेरे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में मेरे आ रहे हैं 90-80। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे इंग्लिश हिंदी, जो मैं लैंग्वेज सबसे पहले बोलना शुरू किया हूँ, उसमें आप मेरे को 0 दे रहे हो। ये कैसे हो रहा है? हम्म तो इसके लिए मेरे को अपने मैंने कुछ 2 सिस्टर्स से पूछा, ट्विन सिस्टर्स थी मेरे फादर के, जो बिजनेस है, तो एक बिजनेसमैन थे, उनके भी 2 डॉटर्स हैं, वो ब्लाइंड है पूरी। हम्म तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी सब कुछ करके अभी वो ऑफिस में है, आईआईटी में। हम्म तो मैंने उनसे पूछा अपने हम्म आगे के लिए क्या करूं मैं, उसके लिए भी। और दूसरा मैंने ये भी पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए अभी जो मैंने 0 आ गई उनके लिए। तो हम्म उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई पहले तो जिन स्कूल में हमने किया था, वहां जाके पूछा आपने कैसे किया, कैसे जमा किया, और कैसे जमा किया, और ये भी बताया कि जब मैं अपना यूनिवर्सिटी का ले रहा हूँ, मेरे को भले ही हम्म पसंद है कि भाई हाँ मेरे को पसंद है इकोनॉमिक्स, मेरे को उस टाइम पसंद था क्योंकि मैं तो ले नहीं पाया मैं, तो हम्म मैंने इकोनॉमिक्स नेक्स्ट चुना था। तो हम्म उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई तू, जो इकोनॉमिक्स है वो ठीक है, तू ले सकता है, तुम्हारा इस थियोरेटिकल तो तू कर लेगा, हम्म और बाकी में जो मैथ वाला टाइम आएगा, तो उसमें तू कैसे करेगा? अगर तूने वो कर भी लिया तो तेरे को ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस पार्ट में, क्योंकि अभी जो है, हम्म उस टाइम जो है जो ब्लाइंड्स के लिए था, ज्यादा हम्म फ्यूचर नहीं था मैथ्स में। तो उन्होंने मेरे हम्म को समझाया कि या तो तू लैंग्वेज का ले ले, या हिस्ट्री, ये सब ले ले, उसमें तू या तो टीचर या फिर दूसरी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स लेना चाहता ही है, तो फिर हम्म अपना एक्स्ट्रा में ले ले वो, हम्म पहले इंग्लिश ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स जो भी लेना है ले ले, लैंग्वेज का पहले। और वो स्पेशल में, एक्स्ट्रा करिकुलर में तुम इकोनॉमिक्स ये सब ले ले, तो उससे हम्म तेरे पास दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश एमईटी में पहुंचा। फिर मैं उस टाइम तक तो यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा तो लेट हो गया था, तो हम्म जब तक तो यूनिवर्सिटी के सारे फॉर्म खत्म हो गए दूसरी तो यूनिवर्सिटीज के। पीयूष जी हम्म। ये बताइए कि आपका जो प्रॉब्लम हुआ था वो हम्म। जो बोर्ड के एग्जाम में, कि आपका आंसर शीट जो है वो नॉर्मल दूसरे मतलब जो स्क्रिप्ट्स थे उसमें मतलब मिला के सबमिट कर दिया गया था, तो वो हम्म। प्रॉब्लम रेक्टिफाई हुआ था या नहीं हुआ था? हमने तो भाई कई सारे मिनिस्टर से भी जाके पूछ लिया, सारे हम्म साइंस लाके दिए, तब जाके हमारा लास्ट में रेक्टिफाई किया गया था उन्होंने। अच्छा और अच्छा। इसके लिए मैंने कैसे कैसा कंप्लेंट भी की थी हम्म कि जो भी स्कूल्स हैं, मैंने ये गाइडलाइन स्पेशली देनी चाहिए सभी स्कूल्स को, स्पेशली डिसेबल्ड पीपल के लिए, तो क्योंकि जो आपके पेपर्स को फिर से री इवेल्युएट किया गया या कुछ और मतलब तरीके से रिजॉल्व हुआ? रीएवैल्यूएट किया था। अच्छा अच्छा। तो अच्छा अच्छा। उनको बाद में जो पेपर मिल गए थे दूसरे साइज में, उनको हम्म उन्होंने रीएवैल्यूएट किया और फिर मेरे को नंबर दिए। अच्छा, वेरी गुड, गुड, नाइस। तो और भी कोई ऐसा मेमोरेबल पल आपके साथ हो जो कि एक एक और मतलब आप मोमेंट शेयर कर सकते हैं, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम्म। कोई और मोमेंट? हाँ, या नहीं तो मैं अगले मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा अब। ठीक अगले है। क्वेश्चन। हम्म। हाँ हाँ। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हम्म। आपकी लाइफ एक मैं कहूंगा कि चुनौती से भरी हुई है और रहेगी भी, तो हम्म। इन सब को देखते हुए हम्म। हाउ डू यू डिफाइन लाइफ एज वेल एज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू, स्पेशली फॉर जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं हम्म। उनके लिए, मतलब या इन जनरल भी, हाउ डू यू हम्म। लुक एट लाइफ? मैंने जो लाइफ पहले, अपने लाइफ व्यूज मैंने कई बार चेंज किए हैं। शुरुआत में मेरे सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था। जब ब्लाइंड हुए तो सोचा भाई लाइफ अनफेयर है, कि भाई आप सब देख रहे हो, जब भी हमें किसी भी ट्रिप में जाने लगे, ट्रिप में गए, तो
मेरे सिस्टर मदर फादर बोले देख भाई कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है, स्नो कितनी सुंदर लग रही है। माउंटेन्स पे गए, कहीं पे भी गए तो वो फोटोज ही सब खींचने लग गए। तो वहां पे मैंने कहा भाई मेरे को क्यों बता रहे हो, मेरे को थोड़ा दिख रहा है। फिर वो फोटो खींचने लगे तो मेरे को फोटो खींचना पसंद नहीं आने लगा फिर। ताकि जो करना है करो, मेरे से मत करवाओ ये सब। फिर मेरे को इसमें कई साल लगे, कुछ अपने कुछ टीचर से और उन ट्विन सिस्टर जिनके बारे में आपको बताया उनसे भी बात की, कईयों से बात की, तब जाके मेरा थोड़ा लाइफ व्यू चेंज हुआ। कि अब मेरा जो लाइफ व्यू बना कि भाई डिफिकल्टीज तो आने वाली है, मैं नॉर्मल हूँ, एबनॉर्मल हूँ, डिसेबल्ड हूँ, एबल्ड हूँ, जो भी हूँ, डिफिकल्टीज आएंगी, चाहे वो कैसी भी हो। मेरी अलग है, वो बात अलग है, लेकिन डिफिकल्टीज तो सबके में आने वाली हैं। तो उन डिफिकल्टीज को रोने से ज्यादा अच्छा है जैसे जैसे डिफिकल्टीज आए अपना उन्हीं को एक एक बार सॉल्व करूँ, सभी को एक साथ बैठा के, कोई जरूरत नहीं है, सभी को एक साथ करूँ मैं। एक एक डिफिकल्टी है, एक एक करके सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। तो ज्यादा ध्यान, तो ज्यादा मन लग जाता है कि हाँ डिफिकल्टीज हैं, कोई बात नहीं, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आपके साथ कुछ एजुकेशन को लेकर के भी कुछ अनहोनी हो गई और वैसे रेक्टिफ़ाई किया गया, लेकिन काफ़ी समय लगा उसमें। तो एजुकेशन को लेकर के या जो पॉलिसी मेकर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको हम्म। लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें कुछ कहना चाहेंगे सुझाव के तौर पे, ताकि मतलब आप जैसे किसी और पीयूष को सफ़र ना करना पड़े? हुँ? Yes, well, I would like to ask those education ministers or whoever they are who work in these departments to please use your guidelines and give it to every school so they accept it. No, कि जो भी स्कूल हैं, कई सारे अभी भी ऐसे हैं, मैंने ऐसे हैं अभी भी कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी दिक्कत होती है, उसके पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है। उनका राइट। इससे मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि भाई हम तो भाई डिसेबल्ड है, हम क्यों काम करें, हमें तो हुँ, हुँ। पूरी लाइफ टाइम डिसेबल ही रहना है। तो उनका अगर मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है। तो हुँ, हुँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी हैं उनको सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जो भी स्कूल है, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनको भाई एक बार या एक दो बार अगर फोर्स करके कर दो कि भाई तुम्हें गाइडलाइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। कि भाई ये गवर्नमेंट का है, तुम्हें ये स्पेशल गाइडलाइन है कि डिसेबल्ड को लेना है तो लेना है। हुँ, और हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना है तो कर दो यार, कि हुँ, हुँ। ह्यूमन भी नहीं हो तो अगर तुम्हें बस अपना चाहिए कि अपना वेजेस बढ़ाने हैं तो हमें बता दो गवर्नमेंट को कि भाई हमने ये स्पेशल ये रखा है, स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन है, अगर वो एक है या दो है तब तो हम मान लो, अगर 10-20 है तब तो स्कूल को खुद से देना होगा, लेकिन अगर राइट। 1-2 है स्पेशली, और अगर वो अभी चिल्ड्रन है, सिर्फ 15-16 ईयर्स के नहीं हुए हैं, तो स्पेशल हुँ, केयर उनको देनी पड़ती है। क्योंकि जो मैं था, हुँ, 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 हुँ। मेरा जो 15-16 तक तो मेरा वर्ल्ड व्यू पूरा हो गया था सेटअप कि भाई हाँ ऐसे है वो ऐसे है। तो मेरे को ज्यादा कोई रोना धोना नहीं हुआ, मेरे से क्राइसिस सब नहीं आया कि भाई ये स्कूल नहीं लिया वो स्कूल नहीं लिया। लेकिन जब मैं छोटा था, 6 साल का, 6 ईयर्स ओल्ड का, तो कई सारे स्कूल मना कर देते थे। मैं कई अलग अलग स्कूल में गया मम्मी पापा के साथ, अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा, खुद भी कभी कभी रोया, कभी ज्यादा टाइम तो मेरे को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है भाई। तो इस टाइम में मोटिवेशन पूरा मेरा लो हो गया था। तो हुँ, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी एजुकेशन यहाँ पे हैं एजुकेशन के लिए, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुँ, पहले हुँ। तो जो स्कूल्स हैं हायर एजुकेशन वालों को, उनको तो गाइडलाइंस के लिए स्पेशल नोटिस देना ही चाहिए। लेकिन जो भी स्कूल प्राइमरी मिडिल इन सब के लिए हैं, उनको स्पेशली क्या हो भाई जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसकी हेल्प करो। क्योंकि जो ये टाइम है 6 to 15 में, ये में हमारे जो भी हमारी साइकी है उस पर ज़्यादा हुँ, हुँ। अफेक्ट करता है। कि या तो तुम्हें लो मोटिवेशन होगा या फिर तुम ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनोगे, इसी टाइम में सब कुछ सेट होगा। हुँ, तो हुँ। मैं तो हुँ, यही कहना हुँ। चाहूंगा कि इस टाइम बहुत वाले अच्छा। हुँ, स्कूल हुँ, को ढूंढो। हुँ। ये मेरा बहुत बढ़िया। एजुकेशन के लिए। बहुत बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके और बड़ा ही हार्ट रेंचिंग मतलब आपका ये अनुभव है। खैर, अ,
इसी संबंध में मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि डू यू हैव any particular dream or inner desire for something which you feel you may not fulfill or accomplish, but with the help of your friends and society, that can be fulfilled. So, if something like that is in your mind, please share with us, what is that? I'll be more than happy to be part of your, dream also. Yes, Piyush, over to you. ऑलराइट। सो ड्रीम्स इन सब के बारे में ये है कि हमारे 9th 10th में मेरे पास ड्रीम था कि भाई हम बड़े होंगे, मैथ मैथ में अच्छा करेंगे और फिर पूरा इंजीनियर ये सब बनेंगे। पहले जब तक हमें पता नहीं था कि ड्राफ्ट ये सब आएंगे, डिजाइन ये सब आएंगे, वो करना पड़ेगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हमें जो हमारे पास जो एजुकेशन के ऑप्शंस है ना, वो बहुत कम है। कुछ लैंग्वेज रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ब्लाइंड्स के ही अलग डिसेबल पर्सन जो हैं, उन्होंने 1 2 इन सब ने कर लिया कि भाई हमने साइंस लिया था, हम 90% ले आए। 11th 12th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने यूनिवर्सिटी में करके ले आए। पर वो 1 2 हैं, 10 20 हाईएस्ट। तो जो ये 20 पीपल हैं, वो या तो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि उन्होंने अपना किया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो ज़्यादातर हैं, उनको ये 9th 10th के बाद अपना सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है जो उन्हें पसंद होगा। कोई सब्जेक्ट, कोई सा भी स्पोर्ट्स का, जैसे कई सारे स्पोर्ट्स में है तो फिर स्पोर्ट्स के भी कम ही वो है, तो फिर उनके लिए स्पेशल हेल्प देना जरूरी पड़ता है, देना चाहिए, ताकि जो स्पेशल 10 20% ना आए कि भाई हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे एक बच्चा है, इसने साइंस में 98% लाया हुआ है 12th में, अभी यूनिवर्सिटी करना चाहता है। अब वो एक बच्चे की 98% से ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि हजारों 100 1000 पीपल ब्लाइंड पीपल हैं। वो हमारे इंडिया देखो, हमारे इंडिया को यहाँ पे हम ब्लाइंड को, डेफ को, लेम को, इन सबको भी हम साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। मैं ये ऐसा ड्रीम चाहता हूँ, अगर सोसाइटी हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि हमें सोसाइटी ज्यादा ऑप्शंस दे काम करने के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Definitely, we shall give a thought to this, and we shall also disseminate this, your desire to the policymakers and all the stakeholders in academia and education. Very nice. Well, as you know, Piyush, that the world today, the whole world is in, peril or is in chaos, I will say. Hence, we would like to know your views on creating you know, a society or a societal model of living, because, our world is no more going to be livable. This is what we have felt, because things are going bad towards day by day, in all spheres of life. So, how do you visualize? How do you see? I mean, do you have any ideal societal model of living? मेरा आइडियल सोसाइटल मॉडल ये है कि पहले तो वर्ल्ड तो एक ही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्ल्ड नहीं बढ़ रहा। तो कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास खूब सारे रिसोर्स हैं, लेकिन रिसोर्स को यूज करने के लिए मशीनरी नहीं है। और जिनके पास मशीनरी टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो फिर जो भी लोग हैं, जो भी अच्छे एजुकेशन में हैं, वो उन टेक्नोलॉजिकल नेशंस में स्टेट्स में चले जाते हैं कि हम तो यूएसए जा रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़ के। तो हम जो भी कंट्रीज हैं, वो ज्यादा अपना जो भी फंड है उनके पास, वो मिलिट्री में देते हैं। भाई हमारे पास ये नए न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, हमारे नए फाइटर जेट आ गया, देखो हमारे नए स्पेशल गन है, इसमें इसके ये स्टैट्स हैं, वो स्टैट्स हैं, ये करके दिखाते हैं मिलिट्री माइट। तो भाई मिलिट्री माइट तो ठीक है, तुम्हारा ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री जरूरी नहीं है, मिलिट्री जरूरी है सभी नेशंस के लिए। पर अब जितनी मिलिट्री मिल गई, उसको कम करने की बजाय जितना है उतना काफी है। अब वर्ल्ड को बचाने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करो और
ऐसे नहीं कि नेशन को दे दिया तुम्हें इतने पैसे वापस देने होंगे, ऐसे करके नहीं कि नेशन को बोलो कि भाई हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड नेशन है, कि भाई हम तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तुम रिसोर्स जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज करो और हमें भी वो रिसोर्स दो। हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते हैं, तुम हमें रिसोर्स दो। ऐसे करके टेक गिव एंड टेक, ऐसी सोसाइटी में ज्यादा ठीक रहेगा कि ये गिव एंड टेक सोसाइटी ज्यादा रियलिस्टिक भी है, इक्वल एंड एक्सचेंज, कि हम तुम्हें जितनी हम तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम तुम हमें उतना रिसोर्स भी दो। और इसी ऐसा करके एक तो हम हमारे जो भी वॉर्स केओस चल रहे हैं उनको कम करेंगे भाई। तुम्हें वॉर करनी है तो करो यार, तुम वॉर करनी है, तुम दूसरी पार्टी से तुम वॉर करो ना यार, ऐसे मिलिट्री की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर कर सकते हो तुम, रिसोर्स बेस्ड की कौन कौन अच्छा रिसोर्स करता है, कौन कौन अच्छा फूड बनाता है, कुछ कौन अच्छा अपने पॉपुलेशन को ज्यादा यूज कर सकता है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज कर सकते हैं, ये वाली वॉर करो ना यार अपने तो ये जो आपका कहना है पीयूष जी, हम्म, आपने बड़ा अच्छा कहा कि मिलिट्री माइट ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हम्म, आपका मुझे जो समझ में आ रहा है, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, सभी देशों के पास में है, उसका हम्म, आदान प्रदान हो इस हम्म, इस चीज को लेकर के, ना कि मतलब डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो जेट फाइटर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या उस तरह के, उन तरह की चीजों को आप मतलब नहीं चाह रहे हैं कि उन चीजों का exactly, लेन देन हो। बिल्कुल सही बात yeah, है। बिल्कुल, आई एम रियली हम्म, हैप्पी कि यू हैव मेड a big point, and it's going to be very very meaningful for people who are in policy making, especially in defense or in technology। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हम्म, आपने कही है। ठीक। So, by the way, do you have anything to add on this, or shall I move to the next question? go to the next question please। ओके ओके, थैंक यू। सो फाइनली, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी समय की भी मर्यादा है, वी हैव हम्म, लिमिट ऑफ टाइम, सो yeah, फाइनली आई वांट यू टू डिलीवर अ मोटिवेशनल मैसेज फॉर मेनी पीयूष like you in हम्म, society, and for their parents, so that they could also become more resilient like you and live their life more meaningfully and with greater enthusiasm. Over to you. sure। So I'm not going to give a long speech because I don't like it either। So मेरी यही है कि जो भी फर्स्ट पहले जो पेरेंट्स हैं, जब भी अपने जो भी अपने चिल्ड्रन हैं उनको जो भी आप दे रहे हो स्पेशलिटीज सर्विसेज दे रहे हो, वो तुम दिखाओ उन्हें कि आप वो कैसे काम कर रहे हो। क्योंकि जैसे मैं भी हूँ, पहले मेरे को पता नहीं था कि अब मेरे मम्मी पापा गए मेरे को हॉस्टल में छोड़ दिया। मेरे को बस इतना पता है कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल छोड़ दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगा, जब मैं 6-7 ईयर्स का था तब मैं गया था हॉस्टल। तो उन्होंने मेरे को वहीं छोड़ दिया। मेरे को रोना आ गया कि भाई मेरे मम्मी पापा छोड़ के चले गए। बाद में उन्होंने मेरे 2-3 साल हो गए, तब उन्होंने मेरे को समझाया दिखाया कि मेरे लिए वो कितना काम करते हैं। तब मेरे को थोड़ी सी समझ में आई कि यार मम्मी पापा जरूरी हैं। तब तक पहले मैं समझता ही नहीं था कि मैं समझने को कभी कोशिश ही नहीं किया, तो मैं अच्छा बिहेवियर नहीं करता था। तो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहली बात है कि अपने चिल्ड्रन को दिखाओ कि यार कि तुम कितना काम कर रहे हो, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा इतना अच्छा काम करते हैं, मुझे मेरे को उनके लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। तभी जो भी चिल्ड्रन है उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो हार्ड वर्क करने की। और जो चिल्ड्रन हैं मेरे जैसे, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि जो भी तुम्हारे मम्मी पापा कर रहे हैं उनको देखो, समझो, और फिर अपनी ओपिनियन बनाओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर दूसरों से पूछो कि तुम सही कह रहे हो कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पीयूष। बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि यू हैव स्पोकन आउट योर हार्ट, आई विल से, विद योर ऑनेस्ट रिमार्क्स। सो नाइस ऑफ यू। So thank you, Mr. Piyush, for sparing your valuable time with Life Express. And we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today.
and for your academic achievements and resilience to move forward in life so confidently. लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकनिक रेजिलिएंट। और आपके इस उपलब्धि पर लाइफ एक्सप्रेस की तरफ से एवं हमारे सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों बधाई। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पीयूष, and wish you a bright future ahead. And remember me for any help. I'm just one phone call away. Thank you, Piyush. Yes, you want to say something finally? Yes. Yeah, thank you for everyone. Thank you for listening to me, everyone. And thank you for the reward. I am actually very happy to tell my story to everyone. And I am just waiting for you to give me your story so I can also get some motivation for you from you. So thank you and bye. Thank you. Thank you so much. Have a nice time, Mr. Piyush. Bye-bye. Yeah, you too. Bye-bye. Life Express Award of Iconic Resilient is proudly presented to Piyush Kaushik for his exemplary resilience in life on 28th December 2024. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आईके सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट के जरिए सीखा था वो था ट से टूटे नहीं, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ठ, और ठ से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है ठहराव। जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी आज हम सब जी रहे हैं उसमें ठहराव अनिवार्य है। आपने कभी सोचा है क्यों आज हमारी धरती रहने लायक नहीं है? कारण कई हैं और कई होंगे, लेकिन मैं इस बात पे बल देना चाहता हूं कि यदि हमारे जीवन में ठहराव हो तो हमारा जीवन काफी सरल और आनंदमय हो सकता है। आप यदि ध्यान से अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग इस जीवन की आपाधापी में, खींचातानी में, लाग डांट में, थ्रोट कटिंग कॉम्पिटिशन्स में लगे हैं। तेज रफ्तार से बदलती और बढ़ती साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी, मैं कह सकता हूं कि हमारी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है। मीडिया के बढ़ते और बदलते स्वरूप भी हमें ठीक से सांसें नहीं लेने देती, हमें एक आदर्श जीवन नहीं जीने देती। बस हम अपनी सो कॉल्ड नेम एंड फेम के पीछे पागल बने रहते हैं और उस नेम एंड फेम के चक्कर में हम अपनों से बहुत दूर हो जाते हैं, जीवन के असली आनंद से भी बहुत दूर हो जाते हैं। और स्थिति और परिस्थिति कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि हमें जीवन जीने का मन भी नहीं करता। जैसा कि एक सूफी सिंगर ने अपने गीत में ईश्वर से रोदन करते हुए कह रहा है कि जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। लेकिन मेरे दोस्त, यहां मैं यही कहूंगा कि ईश्वर ने नहीं बल्कि इस भौतिकवाद और भोगवाद ने हमारी जिंदगी छीन ली, और इसलिए हमें जीवन में ठहराव चाहिए। जीवन में जितना हम भागदौड़ करते हैं उतना ही हम आनंद से दूर हो जाते हैं। यदि हम ठहराव नहीं लाएं
तो हम थक जाएंगे और हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। और उस ठहराव को लाने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगति में रहना होगा, अपने विचार को और दृढ़ बनाना होगा, अंदर की आवाज को सुनना होगा, यानी आत्मचिंतन करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे कि सोते समय पांव दक्षिण दिशा की ओर क्यों नहीं रखने चाहिए, अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। सनातन मान्यता के अनुसार हमारा शरीर, मस्तिष्क उत्तर और पांव दक्षिण दिशा के द्योतक हैं। सौरमंडल में ध्रुव उत्तर दिशा में स्थित हैं। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर पांव और सिर उत्तर दिशा की ओर करके सोएगा तो ध्रुवाकर्षण के सिद्धांतानुसार उसके पेट का भोजन पचने के बाद मल अंश के रूप में नीचे गुदा की ओर जाने के बजाय ऊपर हृदय की ओर खींचेगा, जिससे उस व्यक्ति के हृदय व मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यदि वह व्यक्ति निरंतर अपने पांव दक्षिण दिशा की ओर रखकर सोएगा तो कुछ समय बाद बीमार हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम उत्तर दिशा की ओर पांव करके सोएंगे तो चुंबकीय सिद्धांत यानी मैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार पेट में पड़ा भोजन ठीक तरह से पचकर नीचे गुदा की ओर जाएगा। उस व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी और सुबह वह चुस्त दुरुस्त होकर उठेगा, क्योंकि ध्रुवाकर्षण के सिद्धांतानुसार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चल रहा प्राकृतिक विद्युत प्रवाह मस्तिष्क से गुजरता हुआ पांव के रास्ते शरीर से बाहर प्रवाहित हो जाएगा। फलतः उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसकी आयु भी बढ़ेगी। हमारी यह प्राचीन मान्यता कितनी वैज्ञानिक है, इसे आधुनिक मानव जब चाहे विज्ञान की कसौटी पर कसकर देख ले। वैसे वास्तु शास्त्र में विश्वास रखने वाले इस मान्यता को पूर्ण रूप से मानते हैं। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर मिस्टर पीयूष की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहली बात ये कि हम सब अपने मानव कर्तव्य को समझें और उसका पालन करें, नहीं तो एक छोटी लापरवाही या लालच में हम व्यक्ति और समाज का बहुत ही बड़ा नुकसान कर देते हैं। और दूसरी बात, हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो एबल हो या डिसेबल हो, उनको उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप को प्यार करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।